नमस्कार, आप देख रहे हैं खास खबर। आप सभी के साथ मैं हूं पूजा खविया। खास खबर में आज हम बात करेंगे कि पुलिस आखिरकार कितनी सुरक्षा हम सभी को दे सकती है। सरकार का घर चोरी, जी हाँ, ये कहा इसलिए जा रहा है क्योंकि खुद सरकार में रहने वाले मुख्यमंत्री के ओएसडी के घर पे चोरी हो जाती है। पूरा मामला सोनीपत का है और उसके बाद खुद पुलिस प्रशासन पर कई सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं। पहले आप एक रिपोर्ट देखिए, इसी पर आगे हम चर्चा करेंगे। एक तरफ सरकार का सुशासन का दावा, दूसरी तरफ ये तस्वीरें जो सरकार के दावों का दम निकाल रही हैं। और ये तस्वीरें किसी आम शख्स के घर चोरी की नहीं, ये तस्वीरें हैं सूबे के मुखिया मनोहर लाल खट्टर के ओएसडी भूपेश्वर दयाल शर्मा के घर की। हमारे को सुबह इतला मिली, अब वही भूपेश्वर दयाल एडवोकेट है, उसके मकान में जो है चोरी हो गई। तो मौके पर पहुंचे, घटनास्थल पर एफएसएल टीम को बुलाया गया, डॉग स्क्वाड भी बुला लिया है और फिंगरप्रिंट्स बुलाई है। तो उनकी एड्स से जो सुराग जरूर लगेगा और इसमें हम कामयाब होंगे। और फिंगरप्रिंट्स को भी कुछ अहम सुराग मिले हैं और सीसीटीवी कैमरे की मदद ली जा रही है और जल्दी से जल्दी चोरी का खुलासा करें। सुबह 5 बजे मैं उठा हूँ, जब देखा कि हमारा कमरा लॉक है तो बाथरूम की तरफ से बाहर आके देखा ये कूलर हटाया हुआ है, ग्रिल तोड़ी हुई है। तो उनका हमारे कमरे का लॉक करके चाबी वहीं फ़ोन किया था, कोई सुन नहीं ना, फिर कोई परवाह नहीं करी। फिर डीएसपी को फ़ोन किया, वो फ़ौरन उसने आदमी भेजे, खुद भी आया। 100 नंबर पे कॉल करने का कोई असर नहीं हुआ ना, कोई उसने तो बन के और 10 सवाल करे कि कौन बोल रही है, वो है का क्या नाम है। मुख्यमंत्री के ओएसडी भूपेश्वर दयाल के घर पर चोरी, सीएम ओएसडी के परिजनों को कमरे में बंधक बनाकर दिया वारदात को अंजाम। 100 नंबर पर कॉल करने पर भी नहीं पहुंची पुलिस। ओएसडी के पिता ने लगाया आरोप, कहा कॉल करने के बाद भी नहीं पहुंची पुलिस। एसपी ऑफिस से महज 500 मीटर दूर है ओएसडी का घर। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हैरानी की बात यह है कि एक तरफ सरकार आम आदमी की पूरी सुरक्षा का दावा करती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वीआईपी भी चोरों के आतंक का शिकार हो रहे हैं। वह इस मामले में एक बार फिर से पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में नजर आ रही है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि प्रदेश में क्यों बेलगाम है अपराधी, क्यों सरकार के सुशासन का दावा है बेदम। जब वीआईपी के घर सुरक्षित नहीं तो आम आदमी की सुरक्षा कैसे होगी? आज इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे खास खबर में। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो एक रिपोर्ट हमने आपको दिखाई कि किस तरह जो बदमाश हैं बेखौफ नजर आ रहे हैं। हालांकि जो खुद पुलिस है दम भरती है कि हम बदमाशों पर नकेल कसेंगे, यही कुछ हुआ। दरअसल कल की अगर बात की जाए तो खुद सोनीपत में डीआईजी पहुंचे और उन्होंने कहा कि प्रदेश में या तो पुलिस रहेगी या फिर गुंडे बदमाश। सबसे पहले आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा था और उसके बाद हादसा क्या हुआ। या सोनीपत पुलिस रहेगी या बदमाश रहेगा, दो नहीं रह सकते। और मेरी जनता से भी अपील है आपके माध्यम से और आप प्रेस के साथियों से, कहीं भी कोई इस तरह की चीज आप नोट करते हैं, कोई असामाजिक तत्व देखते हैं, कोई गलत घटना देखते हैं, प्लीज आप पुलिस को इन्फॉर्म करें। पुलिस आपकी है, आपकी मदद के लिए।
तो डीआईजी का ये बयान सुनकर आपको भी हैरानी जरूर हुई होगी और आपने भी सोचा होगा कि डीआईजी साहब ये क्या कह गए, क्योंकि उन्होंने दावा तो किया या तो पुलिस रहेगी या गुंडे रहेंगे, लेकिन जो घटना हुई उसके बाद तो यही कहा जा सकता है कि अभी तो गुंडे ही रहते हुए नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि ना तो पुलिस समय पर पहुंचती है और ना ही समय पर कार्रवाई हो पाती है। आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान जुड़ चुके हैं, रिटायर्ड एसपी हमारे साथ महाराज सिंह जी जुड़ चुके हैं। महाराज जी, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल महाराज सिंह जी आपसे मेरा यही है कि प्रदेश में जो व्यवस्था है खास तौर पर क्यों चरमराई हुई नजर आती है, क्यों जो बदमाश हैं इतने बेखौफ नजर आते हैं? अब आम जनता तो छोड़िए, वीआईपी के घरों में क्या कुछ हो रहा है? देखिए, एक तो मैं पहली बात आपको बताऊं कि जो अभी हमारी ब्यूरोक्रेसी के साथ या पुलिस के साथ सरकार में बैठे लोगों का जो बर्ताव है उसने एकदम से हमारे ऑफिसर्स का जो है ना मोरल डाउन किया है। अब लोग जो हमारे पुलिस में बैठे या ब्यूरोक्रेसी में बैठे हैं वो सबसे पहले अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में हैं और वो नौकरी बचाने के चक्कर में अब आकाओं के साथ उन्होंने सांठगांठ शुरू कर दी है। उन्होंने गुंडागर्दी को खत्म करने के बजाय पहले वो ये सोच रहे हैं कि हम अपनी जो पोस्टिंग हमारी है उसे बचाएं। तो एक तो ये कारण है। दूसरा कारण ये है कि पुलिस में हमेशा से ये रहा है कि जो अच्छा काम करे उसे इनाम मिले और जो गलत काम करे उसे सजा मिले। अभी कल की बात है, आपके स्टूडियो में एक जो एएसआई थे उसके फरीदाबाद के, उसने छुट्टी पे होते हुए एक लेडी जो उसमें गिर गई थी नहर में, उसकी जान बचाई, अपनी जान जोखिम में डाल के। अभी तक किसी उसमें मेरे ख्याल से ये नहीं आया है कि उसको पब्लिकली पुलिस ने या एडमिनिस्ट्रेशन ने उसे कोई इनाम दिया हो। यानी कि कमी यहाँ पर यह भी है कि अगर पुलिस कुछ अच्छा काम करती है तो उस तरह से उसको दिखाया नहीं जाता। लेकिन महाराज सिंह जी, यहाँ पर सवाल भी यही है कि ठीक है आप अच्छा काम करते हैं, लेकिन जहाँ पर आपकी सबसे ज्यादा जरूरत आम जनता होती है उस वक्त पुलिस वहां पर मौजूद क्यों नहीं हो पाती? संवाददाता की तरफ एक बार हम रुख कर लेते हैं, उनसे तमाम अपडेट हम जान लेते हैं। लाजपत हमारे साथ जुड़े हैं। लाजपत, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी लाजपत, क्या कुछ कार्रवाई अब तक हो पाई है? क्या किसी की गिरफ्तारी इस पूरे मसले को लेकर अभी हुई है? क्योंकि पुलिस ने जरूर कहा था कि जल्द से जल्द हम कार्रवाई करेंगे। हुई क्या कोई कार्रवाई अभी तक? जी, जैसे पुलिस सिर्फ खाना पूर्ति जरूर करती है, क्योंकि जब एक ओएसडी के घर पर चोरी होती है और उनके माँ बाप के साथ मारपीट होती है, एक लूट होती है, तो एक बड़ा सवाल बनता है पुलिस के ऊपर, क्योंकि पुलिस कार्रवाई जरूर करनी चाहिए थी। क्योंकि पुलिस सिर्फ 500 मीटर दूर थी पुलिस उससे घर से, और फिर भी पुलिस अगर कार्रवाई नहीं करती है, 100 नंबर पे कॉल भी की है उनके घर वालों ने, फिर भी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, तो इस पुलिस पर तो सवाल उठता है। लाजपत, लेकिन अब क्या कुछ कहा है? क्या पुलिस के हाथ कोई सबूत लगे हैं? कितने कार्रवाई आगे बढ़ पाई है? क्योंकि मामला सरकार से जुड़ा हुआ है, ओएसडी है वो मुख्यमंत्री के, तो वीआईपी मसलों को लेकर भी क्या पुलिस का यही रवैया देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, पुलिस सिर्फ खाना पूर्ति करती है और उस तरीके से ही मीडिया को भी झूठ बोला जाता है कि हम अपनी खाना तलाश कर रहे हैं, या कोई व्यक्ति को गिरफ्तारी का ऐसा आश्वासन दिया जाता है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और काफी ऐसी कार्रवाइयां हैं जो पुलिस अगर चाहे तो जल्द से जल्द गिरफ्तार करे। जी लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब क्या कहना है लाजपत पुलिस का? क्या वो कह रही है? कोई अहम सबूत उसके हाथ लगे हैं? जैसे आपने कहा कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चीजों को खंगोलने की कोशिश वो कर रही है, लेकिन अभी तक ये सब चीजें होती हुई नजर आई हैं या फिर नहीं? जी, पुलिस सिर्फ खाना पूर्ति कर रही है, इधर उधर पूछताछ कर रही है, लेकिन जिन व्यक्तियों ने वारदात को अंजाम दिया था उनको कितना टाइम लगाती है पुलिस पकड़ने में, क्योंकि इस तरह के वारदात लगातार हरियाणा में चल रही हैं और पुलिस उस पर कोई कार्रवाई नहीं उठाती। एक और सवाल लाजपत, जैसे कि सबको पता है कि 500 मीटर की दूरी पर ही यहाँ पर घर था जहाँ पर एसपी ऑफिस था, उसके पास से घर था, तो क्या इसको लेकर भी क्या शिकायत की गई है कि पुलिस समय रहते क्यों नहीं आई? क्या पुलिस ने इसका अधिकारियों ने कोई जवाब दिया कि वो उस वक्त क्यों नहीं पहुंच पाए समय रहते वहाँ? जी, ओएसडी जो सीएम के ओएसडी हैं उनके पापा से जो मीडिया की बात हुई थी, तो उन्होंने बताया कि 100 नंबर पे जो कॉल हुई थी उसके बावजूद जो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो एक बड़ा सवाल बनता है, अगर ओएसडी के पिताजी के साथ मारपीट होती है, बंधक बना के उनके घर में लूट होती है, और अगर पुलिस इस पे भी कोई कार्रवाई नहीं करती, तो आम जनता कहाँ से सुरक्षा में होगी? जी बहुत शुक्रिया लाजपत आपका तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तो अब तक कार्रवाई के नाम पर सिर्फ और सिर्फ
खाना पूर्ति होती हुई नजर आई है, क्योंकि अभी तक किसी भी बदमाश को, किसी को भी अभी तक हिरासत में पुलिस नहीं ले पाई है। जिसके बाद तमाम सवाल उठना तो लाजमी है कि आखिरकार बदमाश इतने बेखौफ प्रदेश में क्यों हो रहे हैं। यहाँ पर आम जनता तो छोड़िए, वीआईपी भी अब खुद को सेफ महसूस नहीं कर पा रहे हैं और इसी वजह से जो कार्यप्रणाली है पुलिस की, उस पर एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं। हैरानी की बात इसमें यह भी है कि कल खुद डीआईजी कहते हैं कि सोनीपत में या तो पुलिस रहेगी या फिर यहाँ पर बदमाश रहेंगे। तो ये किस तरह का बयान था? कल बयान देते हैं और आज ये पूरा वाक्य हो जाता है। महाराज सिंह जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, हमारे खास मेहमान। महाराज सिंह ने, आपने सुना कि अभी तक कार्रवाई के नाम पर सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति हुई है। पुलिस अक्सर यही कहती है कि हमें समय दीजिए, हमें और समय लगेगा, लेकिन जब जरूरत होती है पुलिस की उस वक्त वो नहीं पहुंचते। फोन कॉल किया जाता है, नहीं पहुंचते वहां पर, हमेशा कितना देरी से पहुंचते हैं, तो कार्रवाई में भी देरी। देखिए, इसे मैं दो हिस्सों में बांटता हूँ। एक तो पुलिस की कार्रवाई की बात, दूसरे उस मुलजिमों को तलाश करने की बात। जो 100 नंबर है वो आम आदमी के लिए है कि वो हेल्प मांगे पुलिस को और पुलिस वहां पे पहुंचे। अब जब वीआईपी के पेरेंट्स के कॉल करने पर भी पुलिस नहीं पहुंच रही है, उन्हें डीएसपी को कॉल करना पड़ रहा है, तो पहली बात तो पुलिस को चाहिए कि जो नहीं पहुंचे उनके खिलाफ कार्रवाई करके एक सख्त जो है मैसेज दे पुलिस को भी कि अगर आप कार्रवाई नहीं करोगे तो पहले आप पे कार्रवाई होगी। उसके बाद शुरू होता है कि वो जो कल्प्रिट्स हैं उनको ट्रेस करें। तो पहली बात तो यह है कि कॉन्फिडेंस, लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की बात जो है वो पुलिस को करना होगा और जो अच्छा काम करते हैं उन्हें इनाम देना होगा और जो गलत काम करते हैं उन्हें अच्छी सजा देनी होगी। अब जब डीआई साहब ने जो कल बयान दिया, जो भी अब आपके चैनल पे दिखा रहे थे, उससे तो ये हुआ कि उन्होंने जो कल्प्रिट्स हैं या जो बदमाश हैं उन्होंने चैलेंज दिया पुलिस को कि हम ही रहेंगे। तो ये तो एक बहुत बड़े चैलेंज की बात होगी कि डीआईजी बयान दे दिन में और रात को उसके एक वीआईपी के घर में इस तरह की हादसा हो जाए। तो इसे तो चैलेंज के तौर पे लेके करना चाहिए, ना कि इसे आम तरह से सोचना चाहिए। बिल्कुल महाराज सिंह जी, ये बात आपने फैक्ट कही, क्योंकि जिस तरह से कल डीआईजी साहब कहते हैं और उसके बाद आज ये पूरा हादसा हो जाता है, तब तो यही समझा जा सकता है कि खुद चैलेंज यहाँ पर बदमाश देते हुए नजर आ रहे हैं। जिसके बाद पुलिस कहीं ना कहीं कमजोर नजर आई। जो उनका बयान था, या तो पुलिस रहेगी या फिर बदमाश रहेंगे, तो यानी कि इस वक्त इलाके में बदमाशों का खौफ ही देखने को मिलेगा। बीजेपी से हमारे साथ प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान जुड़ चुके हैं। चौहान साहब, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी बिल्कुल। वीरेंद्र सिंह चौहान जी, प्रदेश सरकार लगातार यही बात कह रही है कि हम प्रदेश से जो भी गुंडे बदमाश हैं, जो भी वारदातें हैं, उसको कम करेंगे और अपराध जो ग्रोथ लगातार बढ़ रही थी उसको कंट्रोल में करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ओएसडी के घर में चोरी हो जाती है और उसके बाद पुलिस को कॉल किया जाता है, नहीं पहुंचते, तो ये किस तरह की बातें फिर की जा रही हैं? देखिए, अपराधी तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था है, पुलिस बंदोबस्त है, उसके बावजूद अपराधी निरंतर अपना काम कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में करते रहते हैं। ये कोई शासन प्रशासन दावा नहीं कर सकता कि 100% अपराध समाप्त हो गया है, रामराज्य आ गया है। वैसी स्थिति कभी भी नहीं होती है, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं ना वीरेंद्र सिंह जी। निश्चित रूप से दुर्घटना, ये जो घटना है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अपराधियों को नाथने के लिए और कड़ाई से, सख्ती से वहां की पुलिस को पेश आना होगा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। नहीं, लेकिन प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह जी, आपने कहा कि राम राज्य नहीं स्थापित किया जा सकता, लेकिन उसके लिए कोशिशें तो करनी पड़ेंगी और उन्हीं कोशिशों के लिए तो आपने बड़े बड़े दावे और वायदे भी किए थे आम जनता से। अब आप खुद ही सोचिए, अगर वीआईपी का घर सेफ नहीं है तो आम जनता किसके भरोसे रहेगी? तो नहीं हो सकता ना कि बिल्कुल पुलिस बंदोबस्त समाप्त है और केवल अपराधियों का राज है, ऐसा तो कहना अतिशयोक्ति हो जाएगी। चलिए, कृष्णमूर्ति हुड्डा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बने रहिए वीरेंद्र जी। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुन पा रहे हैं हुड्डा जी आप मुझे? हाँ, सुन रहा हूँ जी, सुन रहा हूँ। हुड्डा जी, प्रदेश में खुद मुख्यमंत्री के ओएसडी के घर में चोरी हो जाती है, लेकिन पुलिस एक बार फिर से वही कार्यप्रणाली अपनाती है। अब फेलियर आप इसमें किसका मानेंगे? क्या ब्यूरोक्रेट सही तरीके से काम नहीं कर रहे या फिर सरकार काम करवा नहीं पा रही है? देखिए, रोहतक के अंदर हमारे अशोक काका, कांग्रेस का बहुत बड़ा लीडर था, उसका सरेआम दिन दिहाड़े उसको गोली मार दी गई। और जिस प्रकार से मैंने आज पढ़ा है अखबारों में कि मुख्यमंत्री के ओएसडी के घर चोरी होगी और पुलिस भी 1 घंटे बाद आई है उसके बुलाने के बाद, तो मैं समझता हूं कि
सरकार का खौफ नहीं है पुलिस अपराधियों पे। अपराधी बेलगाम होते जा रहे हैं, वरना नई नई सरकार आती है उसका जबरदस्त खौफ होता है। और दूसरा, ये लोग अनुभवहीन है, इनका कोई तजर्बा नहीं है। तो नजर नहीं आ रहा, हालांकि खुद डीआईजी ये बात जरूर कहते हैं और बड़ी ही चेतावनी भरे लहजे में कहते हुए नजर आते हैं कि सोनीपत में या तो पुलिस रहेगी या फिर बदमाश रहेंगे। अब इसको चैलेंज नहीं तो और क्या कहेंगे जनाब कि चोरों ने कैसे आपको चैलेंज कर दिया है, चुनौती दे दी है। आप दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ब्रेक पर हम जा रहे हैं, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि आखिरकार आम जनता की सुरक्षा का कौन जिम्मा लेगा। कुछ लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं, लेकिन समझदार लोग दूसरों की गलतियों से ही सीख लेते हैं। बेरोजगारों ने आखिर क्या गलती की, इन गलतियों से आप बचें। सिर्फ डिग्री नहीं, सरकारी नौकरी पाएं। There is no secret to success. It is a result of preparation, hard work and learning from failure. कैसे पाएं सरकारी नौकरी? हर रोज दोपहर 2:30 बजे। खेतों में खुशहाली लाए, बोपारा है बोपारा है, घर घर पानी पहुँचाए, बोपारा है बोपारा है, सालों साल चलता ही जाए, बोपारा है बोपारा। कम वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे बेआवाज, सालों साल चलने वाला बोपाराय मोटर स्टार्टर। It's always you taking me through. I say the same old thing with you by my side. ये क्या हो रहा है? अगर कपड़े मैंने ही गंदे किए तो मैं ही धोऊंगा ना। मेरी वजह से आपकी सौफात क्यों खराब हो? वेल मिस्टर खुददार, कपड़े तो साफ हो गए और आपकी सॉफ्ट सॉफ्ट हाथ अभी भी सॉफ्ट है। मैं भी ना यूं ही टेंशन लेता हूँ। लो इसे भी आप साफ कर दो। कपड़े कलर्ड हो या व्हाइट, स्टेन्स की छुट्टी पक्की। कपड़े और हाथ वुश करे खुश। स्वाद कर दे दीवाना, श्री नंदन सेहत का है खजाना। श्री नंदन शुद्धता का है पैमाना, श्री नंदन शुद्ध घी। भरपूर सेहत, भरपूर स्वाद, श्री नंदन शुद्ध देसी घी। श्री नंदन। कहीं नहीं हो रही आपकी सुनवाई, व्यवस्था से हैं परेशान, क्या आपको चाहिए कानूनी सलाह? तो देखिए हमारा खास कार्यक्रम लीगल पॉइंट हर रविवार दोपहर 1 बजे। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बात हम कर रहे हैं कि आम जनता को कैसे सुरक्षा मुहैया प्रदेश सरकार ब्यूरोक्रेट्स करवा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तो जनाब वीआईपी के घर भी सेफ नहीं है। हमारे साथ लगातार दोनों खास मेहमान फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में भी बने हुए हैं। वीरेंद्र सिंह चौहान, मैं आपके पास यहाँ पर आना चाहूंगी। आवाज मिल रही है आपको मेरी? सुन पा रहे हैं आप मुझे वीरेंद्र सिंह चौहान जी?
चलिए, फोन इनसे लगता है डिस्कनेक्ट हो गया और काफी सवाल लेने थे यहाँ पर सरकार से, लेकिन उनसे यहाँ पर सवाल नहीं पूछे गए, उन्होंने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। और ये भी वजह हो सकती है क्योंकि अब कैसे कहेंगे, खुद वीआईपी के घर में जब इस तरह के कारनामे हो जाते हैं तो आम जनता किसके भरोसे बैठी रहे? आम जनता को सुरक्षा कौन देगा? क्या आम जनता की सुनने वाला इस प्रदेश में कोई है? कृष्णमूर्ति हुड्डा जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। हुड्डा जी, आपने देखा कि किस तरह से सरकार जो बड़े बड़े दावे कर रही थी कि हम प्रदेश में बिल्कुल सत्ता जब हम आ गए हैं तो हम प्रदेश में चोरों को रहने नहीं देंगे, और जैसे कि मैं जिक्र भी कर रही थी बार बार एक बयान का कि डीआईजी साहब खुद कहते हैं कि सोनीपत में या तो हम रहेंगे या फिर बदमाश रहेंगे। क्या ये ललकार थी, क्या ये चुनौती थी जो कि बदमाशों ने दे दी है इस पूरे कारनामे के बाद? देखिए, 1.5 साल में 2 डीजीपी बदल दिए सरकार ने। सरकार ने अपनी विफलता का सारी जिम्मेदारी डीजीपी वाईपी सिंघल पे लगा दी। हालांकि सरकार की जिम्मेदारी थी, सरकार की विफलता थी। सरकार की विफलता को उन्होंने वाईपी सिंघल पे लगा दिया, जो कि बिल्कुल गलत है। और आज जब सरकार के लोगों के घरों में चोरी होने शुरू हो जाएगी, उनकी कोई सुनाई नहीं होगी, तो आम आदमी का क्या हाल होगा? और जो पुलिस ने चैलेंज किया है, मैं अच्छी बात मानता हूँ कि पुलिस ने कह दिया या तो हम रहेंगे या बदमाश रहेंगे। बिल्कुल अच्छा कहा उन्होंने। अगर पुलिस स्ट्रांग हो जाएगी, सख्त हो जाएगी, पूरे हरियाणा का एक भी बदमाश हिम्मत नहीं कर पाएगा। तो मैं तो यही कहता हूँ कि जो नए डीजीपी आए हैं वो एक काबिल अफसर हैं, उनको फ्री हैंड देना चाहिए ताकि वो इस सरकार की जो बड़ी तेजी से लोकप्रियता गिर रही है उसको बचा सके। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, आप हमारे साथ जुड़े। तो सरकार किस तरह से काम करेगी वो बड़ा सवाल है, लेकिन यहाँ पर सवाल आम जनता की सुरक्षा को लेकर भी उठ रहे हैं। और इस बीच हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि जो डीआईजी हैं एसएस दून, उन्होंने कल जो बयान दिया था उसके बाद हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उनसे संपर्क साधें, उनसे हम पूछने की कोशिश करें कि सर, कल जो आपने बयान दिया था, क्या ये बदमाशों की चुनौती नहीं है कि वीआईपी का घर में किस तरह से बदमाशी हो जाती है, किस तरह से लूटपाट हो जाती है, चोरी की वारदात हो जाती है, वो भी परिवार को बंधक बना के। लेकिन फिलहाल वो किसी भी जवाब का, किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। हमारी कोशिश लगातार यही थी कि उन पे फोन से संपर्क साधा जाए ताकि वो हमारे साथ जुड़ के बता सकें कि आखिरकार यहाँ पर जीत पुलिस की हुई है या फिर बदमाशों की हुई है। महाराज सिंह जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। महाराज जी, हमने पूरे पहलू देखे कि किस तरह से सबसे पहले जो गलती नजर आई वो उन पुलिस वालों की नजर आई जो कि कॉल करने के बाद भी उल्टा सवाल पूछ रहे थे, मौके पर नहीं पहुंचे। और उसके बाद अब जो दूसरा आपने एंगल भी बताया था कि उसके बाद जो कार्यप्रणाली होनी चाहिए थी, जो पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि किस तरह से सबसे पहले शिकंजा कसे, वो चीजें अभी तक होती हुई नजर क्यों नहीं आ रही? देखो, इसमें पहली बात तो ये है कि पुलिस के जो है जिन्होंने कार्रवाई नहीं की थी, फौरी तौर पर अफसरों को ये मैसेज देना चाहिए था कि हमने उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी है। बिल्कुल। या तो हम जो कंप्लेनेंट है उसको झूठा मान रहे हैं, और अगर सही मान रहे हैं तो उनको अब से पहले सस्पेंड करके उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जानी चाहिए थी। और उसका मैसेज पुलिस को भी जाता और आम जनता को भी जाता। जो आम जनता अब ये सोच रही है कि वीआईपी के साथ ऐसा हो रहा था, हम आम आदमी के साथ क्या होगा। यानी कि महाराज सिंह जी, आम जनता भी उसी विश्वास को बनाए रखने में अब नहीं बना सकती, क्योंकि जब वो खुद देखती है, एक तो उनकी वैसी ही नहीं सुनी जाती, और जब वो ये देख रही है कि वीआईपी के घरों में ये सब हो रहा है तो वो किसके सहारे रहें? आखिरकार आम जनता की जिम्मेदारी को कौन बखूबी समझेगा? उससे आम जनता का भरोसा टूटता है। बिल्कुल। पहली बात तो ये थी कि जो पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करके बताना चाहिए था कि हमने ये कार्रवाई उनके खिलाफ कर दी है। दूसरी बात जो तलाश करने की बात है, उसमें पूरी तरह से उनको बना के अपनी अपनी अलग टीम बनाकर कार्रवाई करनी शुरू करनी चाहिए थी। वो मैसेज लोगों को जाना चाहिए था कि हमने ये कार्रवाई शुरू कर दी है। अब एक जो थानेदार था उसने थोड़ा सा मैसेज दे दिया, किसी सीनियर अधिकारी ने इस बारे में कोई मैसेज नहीं दिया है। या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई बात कहते हैं कि हमने ये कार्रवाई शुरू कर दी है। अब एक थानेदार तो एक नॉर्मल जो है ना, हमारा जो आपका चैनल का कोई गया उससे उसने बयान दे दिया है। तो ऐसे मामले में सीनियर अधिकारी को ये वो देना चाहिए कि हम इसमें ये कार्रवाई कर रहे हैं ताकि आम जनता का जो भरोसा है वो पुलिस पे टिके। और इसके लिए कोशिशें भी करनी पड़ेगी, कोशिश तो करनी ही चाहिए। आम जनता का भरोसा बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी काम है। सबसे
काम तो जनता का भरोसा ही है। क्योंकि यही आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी गई है, इसी चीज के लिए ही आपको तैनात किया गया है। महाराज सिंह जी, जो कल आपने यहाँ पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, वो जनता का भरोसा जीतने के लिए कहा था। अब जब यहाँ पे ये वारदात होगी है तो उसके बाद जनता के भरोसे के लिए आपने क्या किया? बिल्कुल, और वो भरोसा एक बार फिर कहीं ना कहीं टूटता हुआ ही नजर आया है। महाराज सिंह जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े और बहुत ही हमने इस पर गहन चर्चा की कि आखिरकार आम जनता के विश्वास का और आम जनता की सुरक्षा का क्या होगा। हालांकि अभी तक कार्रवाई के नाम पर सिर्फ और सिर्फ खानापूर्ति हुई है। उम्मीद अब यही की जा सकती है कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो, साथ ही कार्रवाई उन पुलिस कर्मियों पर भी हो जो कि समय रहते ना पहुंचे और उन बदमाशों के खिलाफ भी हो जिन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जाट आंदोलन 6 मई तक सरकार को रिपोर्ट सौंपेंगे प्रकाश सिंह। बड़ी खबर इस वक्त आई है और